हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AMD एकेडमी। आज हम सभी कक्षा 12 की फिजिक्स से जैसे जानते हैं कि आप पहला पार्ट का नाम था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके पहले वीडियो में, दूसरे या तीसरे वीडियो में हमने कूलाम का नियम के बारे में पढ़ा था। आज इस कूलाम के नियम को हम सदिश के रूप में कैसे लिखें, आइए इसे हम समझते हैं। तो हमारी हेडिंग होगी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ, या हम कह सकते हैं कूलाम बल का सदिश निरूपण। क्या कह सकते हैं? कूलाम बल का सदिश निरूपण। कूलाम बल यानी कि हम कह सकते हैं कूलाम बल या स्थिर वैद्युतिक बल क्या होता है। तो आप जानते हैं कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², या हम कह सकते हैं F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन r², या होता है कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल। इस समीकरण को, इस फार्मूलों को हम सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, तो आइए हम इसे समझते हैं। सर्वप्रथम हम x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष खींचेंगे। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस खींचते हैं। इस बिंदु को मान लीजिए कि यह हमारा ओरिजिन है, जिसे हम O से दर्शाते हैं। O से दर्शाने के उपरांत कूलाम बल को दर्शाना है तो कम से कम हमारे पास दो आवेश होने चाहिए। मान लीजिए हमारे पास दो आवेश Q1 और Q2 हैं, कुछ इस प्रकार से। ये हमारा Q1 आवेश है, ये हमारा Q2 आवेश है। अब इसे हमें सदिश रूप में निरूपित करना है। इसके द्वारा लगने वाला बल, आप जानते हैं दो आवेश हो, Q1 हो गया एक Q2, इनके बीच की दूरी r हो, तो इनके बीच लगने वाला बल F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन r²। इस लगने वाले बल को हमें सदिश रूप में निरूपित करना है, तो सर्वप्रथम हम इसका स्थित सदिश खींचेंगे। तो क्या होता है स्थित सदिश, इसे सर्वप्रथम हम समझेंगे। स्थित सदिश क्या होता है? इससे सदिश किसी पॉइंट का खींचना हो, जैसे हमें Q1 का खींचना है तो वह किसी पॉइंट के सापेक्ष खींचा जाता है। हम मान लीजिए हमें O के सापेक्ष Q1 का स्थित सदिश खींचना है, तो कैसे खींचेंगे? इस O पॉइंट को फिर हम इस आवेश से मिला देंगे, कुछ इस प्रकार से। और जिस पॉइंट का हमें स्थिर सदिश बताना होता है, उस तरफ हम उसकी तीर कर देते हैं, कुछ इस तरफ से। यह हमारा क्या हो गया? Q1 का स्थिर सदिश हो गया। किसके सापेक्ष? O के सापेक्ष, जिसे मान लीजिए यह हमारा R1 वेक्टर है। तो R1 वेक्टर क्या है? तो हम कह सकते हैं आवेश Q1 का स्थित सदिश O के सापेक्ष। अब इसी प्रकार हमें Q2 का स्थित सदिश खींचना है, तो हम कैसे खींचेंगे? तो हम जानते हैं O पॉइंट को Q2 से क्या करेंगे? मिला देंगे, कुछ इस प्रकार से। और इस Q2 का हमें स्थित सदिश बताना है, तो हम क्या करेंगे? यहां इसकी तरफ हम तीर कर देंगे। मान लीजिए इसका स्थित सदिश R2 वेक्टर है, कुछ इस प्रकार से। तो R2 वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं हम? आवेश
Q2 का स्थिति सदिश O के सापेक्ष, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद ये तो हमारा स्थिर सदिश हो गया। यदि हम Q1 का स्थिर सदिश Q2 के सापेक्ष खींचे तो हम कैसे खींच सकते हैं? तो आप जानते हैं जिस बिंदु के सापेक्ष हमें स्थिर सदिश खींचना होता है, उस बिंदु से उस बिंदु को हम मिला देते हैं कुछ इस प्रकार से। और Q1 का हमें स्थिर सदिश बताना है तो हम क्या करेंगे? Q1 की ओर तीर ऐसे लगा देंगे। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? अब इसे कैसे डिनोट करेंगे? तो हम कह सकते हैं ये हमारा हो गया R12 वेक्टर। तो यहां लिख देंगे R12 वेक्टर बराबर क्या होता है? Q1 का स्थिर सदिश Q2 के सापेक्ष आवेश Q1 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष? Q2 के सापेक्ष। इसी प्रकार यदि मान लीजिए हमें Q2 का स्थिर सदिश खींचना हो तो हम कैसे खींचेंगे? तो इस Q1 को हम क्या कर देंगे? इस Q2 से मिला देंगे और तीर खींच देंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं, इसे मान लीजिए हमारा क्या है? R21 वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर इक्वल क्या? Q2 का स्थिर सदिश किसके सापेक्ष? Q1 के सापेक्ष। यहां तक किसी को समस्या है? हमने क्या किया? जिसका स्थिर सदिश खींचना होता है उससे हम क्या करते हैं? उस बिंदु के सापेक्ष, तो उस बिंदु को उस स्थिर सदिश के सापेक्ष मिला देते हैं। जैसे इस Q1 का खींचना था O के सापेक्ष, तो O से हम क्या किए? इस Q1 को मिला दिए। Q1 का निकालना था तो Q1 की तरफ हम क्या कर दिए? तीर। इसी प्रकार इन तीनों का हम स्थिर सदिश की गणना कर दिए। इसके साथ साथ हम एकांक सदिश को हम कैसे परिभाषित करें? हमने स्थिर सदिश की गणना कर दी है, अब इसके साथ साथ हमें एकांक सदिश की भी गणना करनी पड़ेगी। तो एकांक सदिश क्या होता है? तो आइए समझते हैं। एकांक सदिश, एकांक सदिश एक ऐसा सदिश होता है जो किसी राशि की दिशा बताता है। जैसे हमें R12 का हमें एकांक सदिश बताना है तो हम क्या कहेंगे? R12 कैप का एकांक सदिश हो जाएगा R12 कैप। क्या है? R12 वेक्टर का एकांक सदिश। ठीक, तो R12 कैप क्या है? R12 वेक्टर का एकांक सदिश, मतलब यह R12 की दिशा बताता है। तो R12 की दिशा क्या है? कुछ इस प्रकार से, इस दिशा में। अब थोड़ा सा हम सपोज करें कि ये Q1 और Q2 आवेश जो हैं धनात्मक हैं। थोड़ी देर के लिए हम यह मान लें कि Q1 और Q2 आवेश धनात्मक है, तो क्या होगा इसके साथ? यदि ये भी आवेश धनात्मक है, ये भी आवेश धनात्मक है, तो दो धनात्मक आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, अर्थात ये दोनों आवेश एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। ये Q2 इस पर जो बल लगाएगा उसकी दिशा क्या होगी? कुछ इस तरफ होगी। और ये Q1 इस आवेश पर जो बल लगाएगा उसकी दिशा क्या होगी? कुछ इस प्रकार से। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है। ये दो आवेश ऐसे रखे गए हैं। ये दोनों आवेश क्या हैं? धनावेशित हैं। तो ये क्या करेगा? ये बल जो इस पर लगाएगा इसे इस दिशा में, और ये वाला आवेश इस पर जो बल लगाएगा इसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होगी। तो जैसा कि हमने चित्र में दर्शा दिया है, तो आइए हम इसके बल की गणना करते हैं। तो यदि हम निकालें Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, तो क्या होगा? कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह बल क्या होगा? एक पर लगने वाला बल
दो के सापेक्ष हम कह दें Q2 द्वारा Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। इसी प्रकार हम निकालें इस Q2 पर लगने वाला बल किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, तो हम यहां से थोड़ा सा लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, ये क्या है F12 वेक्टर, तो ये कौन सा हो जाएगा F21 वेक्टर। क्या लिखा जाएगा, Q1 बल लगा रहा किस पर, Q2 पर, तो हम कह सकते हैं Q2 पर लगने वाला बल Q1 के सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब है Q1 जो बल लगा रहा है Q2 पर, तो ये हम कैसे दर्शाएंगे F21 वेक्टर। यदि इस चित्र की सहायता से हम F12 वेक्टर का मान निकालें तो क्या आएगा, F12 वेक्टर का मान। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी यूनिट का, किसी भी राशि का हम सदिश रूप में निरूपण कैसे करते हैं, तो हम सदिश रूप में कुछ इस प्रकार से निरूपित करते हैं। तो उस राशि का परिमाण होना चाहिए और उसकी क्या होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए। मतलब हमें बल का निरूपण करना है, तो बल का परिमाण हम जानते हैं कितना होता है, तो बल का परिमाण होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। या हम कह सकते हैं इसी को क्या, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हमारा परिमाण होता है। तो हमें परिमाण तो पता है, लेकिन दिशा क्या होगी, तो आइए समझते हैं। F12 वेक्टर का क्या लिखा जाएगा, सर्वप्रथम परिमाण लिखा जाएगा। तो परिमाण क्या होगा, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये क्या है, परिमाण। इसके बाद हमें लिखना है दिशा, और दिशा क्या होगी, F12 वेक्टर की दिशा क्या है, कुछ इस प्रकार से। और ये दिशा कौन बता रहा है कि ये R12 कैप या R21 कैप, तो हम कह सकते हैं R12 कैप जो बता रहा दिशा, उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से है। तो हम यहां पर लिख देंगे R12 कैप। तो ये हमारा पहला हो गया। Q1 पर लगने वाला बल क्या होगा, उसका सदिश निरूपण F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू R कैप 12, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार Q2 पर लगने वाला बल क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं F21 वेक्टर इक्वल, ये हमारा परिमाण होगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और ये दिशा इसकी कैसी है, दिशा इस तरह है, तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे सदिश रूप में, इसका एकांक सदिश क्या होगा, तो R21 कैप। ये कुछ इस प्रकार से हो गया। इसमें थोड़ा ये हमारा क्या हो गया, कूलाम बल का सदिश निरूपण। थोड़ा सा इसमें हम चूंकि क्या देख रहे हैं कि ये R12 कैप और R21 कैप, इस चित्र में थोड़ा सा देखें, ये R12 कैप की दिशा है, ये R21 कैप की दिशा है। मतलब हम कह सकते हैं ये दोनों एकांक सदिश दिशा में विपरीत हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि R12 कैप की जो दिशा है R21 कैप के विपरीत है। विपरीत के लिए माइनस चिन्ह लग जाता है सदिश में, क्या हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अर्थात हम यहां पर थोड़ा सा ये मान इस पे रख दें, तब क्या आ जाएगा, F12 वेक्टर इक्वल K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यहां आ जाएगा आपका इंटू क्या, माइनस R कैप 21, या हम कह दें कि माइनस कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जो कि किसकी वैल्यू है, F21 वेक्टर की वैल्यू है। अतः हम कह सकते हैं F वेक्टर ये 12 क्या हो जाएगा, माइनस F21 वेक्टर। यहां से निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि हम कह सकते हैं कि दो सदिश हैं, दो आवेश Q1 और Q2 हैं, तीन पर लगने वाला बल जो है परिमाण में तो समान है परंतु दिशा में भिन्न है।
यह न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह जो रिजल्ट आया है यह न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। कौन सा नियम तीसरा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो कभी आपसे ये पूछा जाए आप कूलाम बल को सदिश में निरूपित करते हुए न्यूटन के तीसरे नियम को परिभाषित कीजिए, तो आप कुछ इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं एक लाइन, क्या लिखेंगे? जो कि क्या कर रहा है? जो कि न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। अतः हम कह सकते हैं कूलाम बल जो होता है वह कूलाम बल का सदिश निरूपण जो होता है वह न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। तो कूलाम बल का आपने सदिश निरूपण समझा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।